Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक चल रहा था यूपी जीके स्पेशल उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज स्पेशल बैच, जिसमें आप सबको उत्तर प्रदेश का जीके कंप्लीट कराया जा रहा है और ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले थे वो है अपना भौगोलिक संरचना, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले थे वो है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। यानी कि आज हम देखेंगे भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ पर पड़ती है, और उसके बाद फिर देखेंगे भौगोलिक संरचना टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आज हम दो और टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आ जाता है उत्तर प्रदेश की जलवायु और उत्तर प्रदेश की ऋतुएं। आज ये अपना 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं भौगोलिक संरचना से। भौगोलिक संरचना में हम देखेंगे कि जो अपना प्रदेश पड़ता है उत्तर प्रदेश, उत्तरी दिशा में कुछ इस प्रकार से, अगर हम एक फ्लो मैप बनाना चाहें उत्तर प्रदेश का, तो अपना उत्तर प्रदेश कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है भारत के मैप में। जो शुरू होता है यहाँ पर शिवालिक जो श्रेणी है उसके नीचे से, तो यहाँ पर हम इसको दर्शा देंगे कि अपनी जो यहाँ पर शिवालिक श्रेणी बनी हुई है, ठीक उसके नीचे अपना प्रदेश शुरू होता है। ये क्या हो गया? तो ये हो गया शिवालिक की चट्टान, शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसे हम नाम दे देंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक यहाँ से शुरू होता है अपना उत्तर प्रदेश। शिवालिक श्रेणी के नीचे से उत्तर प्रदेश शुरू होता है, तो इसे हम कई पार्टों में, यदि ये पर्वत श्रेणी है तो इसके नीचे की तरफ यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े होंगे, मतलब इसके नदियों के साथ, या फिर यहाँ से कटकर कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े इधर की ओर आएंगे। तो यहाँ जो अपना प्रदेश का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर हमें अधिकांश मात्रा में कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे। मतलब ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है, नदियाँ ऐसे आती हैं इधर बहते हुए निकलती हैं, तो कुछ इस प्रकार से हम इसे बांट सकते हैं। ये अपना हो जाएगा कंकड़ वाला भाग। ये कौन सा भाग हो जाएगा अपना? यहाँ पर कंकड़ वाले भाग हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के ऊपर की ओर। ऊपर की ओर यहाँ पर पाए जाएंगे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर। उतने बड़े भी नहीं होंगे, कुछ छोटे मात्रा में कुछ बड़े मात्रा में कंकड़ पत्थर पाए जाएंगे। तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं भाबर। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है भाबर। भाबर के नीचे वाला क्षेत्र जो होता है, नदियाँ यहाँ से आती हैं तो इसमें नदियाँ विलुप्त होती हैं, उसके बाद यहाँ तराई क्षेत्र में फिर नदियाँ निकल आती हैं। इसे बोलेंगे तराई क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं। उत्तर प्रदेश के ये तराई क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ पर नमी युक्त मिट्टी पाई जाती है, नमी युक्त मिट्टी पाई जाती है। ये हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र। इसे क्या नाम देंगे? ये हो जाएगा तराई क्षेत्र। क्या? तराई क्षेत्र हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और ये भाबर क्षेत्र माना जाता है, भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में क्या होंगे? भाबर यहाँ पर देखते हैं, जो भाबर क्षेत्र होगा इसमें पाए जाएंगे कंकड़ और पत्थर। कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। भाबर क्षेत्र में क्या होता है? कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। और भाबर में झाड़ी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, यानी कि झाड़ी वाले पौधे। यहाँ पर झाड़ी वाले पौधे उगते हैं, जैसे हो गया कैक्टस, नागफनी। तो भाबर जहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, यहाँ पर झाड़ी वाले पौधे उगते हैं और यहाँ पर रसीले फल पाए जाते हैं। भाबर वाले क्षेत्र में
रसीले फल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रसीले फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब रसीले फल की श्रेणी में आता है और ये भाबर वाले क्षेत्र में अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है, झाड़ी वाले पौधे पाए जाते हैं और रसीले फल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में क्या होता है, तो तराई क्षेत्र यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अपना तराई क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाएगी। सबसे पहले क्या पाई जाएगी, यहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र में दलदली मिट्टी मिलती है, क्योंकि यहाँ से जो पानी इधर जाता है, कंकड़ पत्थर तो पानी सोख नहीं सकता, तो इसे में से होकर इधर जब पानी जाता है तो यहाँ पर दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और ये तराई क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर फसल के तौर पर धान, गन्ना आदि उगाई जाती है। यहाँ पर जो फसल उगाई जाती है वो है धान और गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं। धान और गन्ना आदि फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो ये क्षेत्र हो गया फसल, जैसे धान और गन्ना उगाया जाता है। भाबर क्षेत्र में झाड़ी वाले पौधे होते हैं, रसीले फल की अधिकता होती है और यहाँ पर कंकड़ और पत्थर से बना होता है। उसके नीचे का जो भाग है ये अपना है मैदानी भाग। कैसा भाग है ये अपना, तो ये अपना है मैदानी भाग, जहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है। उत्तर प्रदेश का वह भाग जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है यही माना जाएगा मैदानी भाग। यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा मैदानी भाग और यहाँ पर जनसंख्या बसाव सबसे ज़्यादा होता है। जनसंख्या क्या होती है, अधिक मात्रा में यहाँ पर निवास करती है। क्योंकि मैदानी भाग होने पर फसल उगाना और घर बनाना इत्यादि जैसी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे अधिक मात्रा में यहीं पर की जा सकती है। इसलिए इस भाग में जनसंख्या बसाव सबसे ज़्यादा पाया जाता है और यहाँ पर मैदानी भाग में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कहाँ पर, मैदानी भाग में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो मैदानी भाग में जनसंख्या बसाव अधिक होता है, अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और यही हो गया जनसंख्या बसाव। उसके नीचे अपना जो क्षेत्र आ जाता है मैदानी भाग, और अधिक मान लेते हैं कि मैदानी भाग यहाँ तक हो जाएगा और उसके नीचे जो क्षेत्र आ जाता है वो है अपना बुंदेलखंड। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ये है अपना बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर जो 7 जिला है वो पिछले वीडियो में बताया गया है कि 7 जिला बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। कौन कौन सा था, तो यहाँ पर था झांसी, बांदा, महोबा, जालौन, ललितपुर। झांसी, बांदा, महोबा, जालौन, ललितपुर। कितने हो गए, 5 हो गए और 2 आ जाते हैं हमीरपुर और चित्रकूट। हमीरपुर और चित्रकूट ये आ जाते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। और यहाँ पर है ये वाला क्षेत्र, ये अपना हो जाता है बघेलखंड। बघेलखंड हो जाएगा ये अपना क्या हो जाएगा, बघेलखंड, जहाँ पर पश्चिमी इलाहाबाद और पश्चिमी इलाहाबाद के साथ साथ सोनभद्र आता था। कौन कौन, पश्चिमी दक्षिणी इलाहाबाद, इलाहाबाद और सोनभद्र। सोनभद्र आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार अपने जो प्रदेश का, तो दोस्तों जैसा कि आप सबको एक बार बताया जा चुका है कि जो उत्तर प्रदेश है वो कुछ इस प्रकार से बांटा गया है, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी भाग और ये जो बुंदेलखंड है और बघेलखंड ये पठारी भाग पड़ता है। कैसा है ये, तो ये कुछ पठारी भाग पड़ता है जहाँ पर 7 जिला बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, जिसमें झांसी, बांदा, महोबा,
जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और चित्रकूट है। बघेलखंड के अंतर्गत पश्चिमी दक्षिणी इलाहाबाद आ जाता है और सोनभद्र आता है। इसको आप सब देख सकते हैं, हम नीचे कर दे रहे हैं कैमरे को, तो आप लोग इसको देख लेंगे कि नीचे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है अपना बघेलखंड है, इसके अंतर्गत आ रहा है पश्चिमी दक्षिणी इलाहाबाद और झांसी, बांदा, महोबा, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और चित्रकूट। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे आगे का क्या टॉपिक है। तो अब इसी मैदान को हम थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो शिवालिक के नीचे से पड़ रहा है बुंदेलखंड बघेलखंड तक का पार्ट। अब इसके आगे हम देखते हैं भौगोलिक संरचना में कि जो मैदानी भाग है उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग या उत्तर प्रदेश का मैदान इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? उत्तर प्रदेश का मैदान। और इसको कितने भागों में बांटा गया और किस प्रकार विभाजित किया गया, इसको हम देखते हैं कि जो मैदान है यहाँ पर लिखेंगे मैदान। उत्तर प्रदेश का क्या है ये, मान लीजिए ये हो गया मैदान अपना। तो ये बांटा गया है। एक तो आ जाता है इसके अंतर्गत तराई क्षेत्र आ जाता है। दूसरा आ जाता है भाबर। तीसरा जो आता है यहाँ पर, जो तीसरा आता है उसे बांगर कहा जाता है। बांगर यानी कि राठ मृदा। और जो चौथा और आखिरी है उसे खादर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है उसे? खादर। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश का जो मैदान है उसे 4 भागों में बांटा गया है, तराई, भाबर, बांगर और खादर। तराई कौन सा क्षेत्र है? तो यहाँ पर मिट्टी कैसी होती है? दलदली मिट्टी होती है। मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं। तराई क्षेत्र में क्या होता है? तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं। छोटे जल धारण की क्षमता अधिक होती है। जल धारण की क्षमता अधिक होती है। और यहाँ पर जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से? सवाना घास का मैदान। सवाना घास का मैदान पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं, जल धारण की क्षमता अधिक होगी तो यहाँ पर मिट्टी दलदली होगी। सवाना घास का मैदान यहीं पर पाया जाता है। भाबर के अंतर्गत आता है। जो कणों का आकार होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पर कणों का आकार कितना होता है? कणों का आकार बड़ा होता है। जल धारण की क्षमता कम होती है। यहाँ पर जल धारण की क्षमता किसकी तुलना में कम होती है? तो तराई की तुलना में कम होती है। और यहाँ पर पहले जैसे कि बताया गया है रसीले फलों की अधिकता होती है। यहाँ पर रसीले फल पाए जाते हैं जैसे नींबू, संतरा इत्यादि। और बांगर जो राठ मृदा के नाम से जानी जाती है, ये जमीन होती है असिंचित यानी कि पुराना जलोढ़ जिसे कहा जाता है। असिंचित जमीन होती है, अनुपजाऊ होती है। ये कैसी होती है? असिंचित होती है और अनुपजाऊ। ऐसे लिख देंगे, अनुपजाऊ। क्या होगी ये? असिंचित होगी, अनुपजाऊ। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपजाऊ होती है। और क्या होगी ये होता है पुराना जलोढ़। पुराना जलोढ़ यानी कि नदियों के द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी होती है जो अब काम की नहीं रह गई है। इसे पुराना जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है, असिंचित जमीन होती है, लेकिन यहाँ पर सींच कर खेती की जा सकती है। खादर के अंतर्गत वो आता है नया जलोढ़। नाइट्रोजन की कमी होती है लेकिन यह मिट्टी उपजाऊ होती है। खादर में क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी, इसीलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर यूरिया नामक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये मिट्टी कैसी होती है?
उपजाऊ उपजाऊ होती है। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के बाद यहाँ पर अच्छी उपज पैदा की जा सकती है। बांगर में सिंचाई करके अनुपजाऊ यानी कि असिंचित जमीन होती है, इसे सिंचित करके मतलब कि कृषि योग्य बनाया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है। ये पुराना जलोढ़ होता है। भाबर में कणों का आकार बड़ा बड़ा होता है, जल धारण की क्षमता कम होती है, क्योंकि जो बड़े कण होंगे वो जल को रोक नहीं पाएंगे, उनके बीच से होकर जल प्रवाहित हो जाएगा। जबकि तराई क्षेत्र में मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं, जल धारण की क्षमता भी अधिक होती है और सवाना घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं, सवाना घास के मैदान यहीं पर पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या टॉपिक आ जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो अब देख लेते हैं बुंदेलखंड के बारे में। ये मैदानी भाग हो गया। अब बुंदेलखंड के बारे में हम देख लेते हैं कि जो अपना बुंदेलखंड है वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किस प्रकार की कृषि की जाती है। कोई कृषि की जाती है या फिर वह कृषि योग्य जमीन नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को अब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसका नाम है पलास। पलास नामक घास बुंदेलखंड में पाई जाती है। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में एक घास पाई जाती है जिसका नाम है पलास। क्या नाम है इसका? पलास। और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं। शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, क्योंकि यह पठारी भाग है इसलिए यहाँ पर शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं। और घास जो पाई जाती है उसका नाम है पलास। इसका विस्तार अगर बात की जाए कि जो बुंदेलखंड है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसके विस्तार की अगर बात की जाती है, उत्तर में सोनपुरी की पहाड़ी से लेकर दक्षिण में रायगढ़ की पहाड़ी तक। उत्तर में सोनपुरी पहाड़ी से लेकर दक्षिण में रायगढ़ की पहाड़ी तक। रायगढ़ की पहाड़ी तक इसका विस्तार पाया जाता है। बुंदेलखंड का विस्तार उत्तर में सोनपुरी की पहाड़ी से लेकर दक्षिण में रायगढ़ की पहाड़ी तक। पलास घास पाई जाती है, शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं और इसे बुंदेलखंड का नीस के नाम से ही जाना जाता है। इसका उपनाम है बुंदेलखंड का नीस। नीस मतलब एक प्रकार की चट्टान है, तो बुंदेलखंड का नीस कहा जाता है। और इसका जो पश्चिमी भाग है, बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में क्या होता है? बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी यानी कि काली मृदा पाई जाती है, जिसे रेंगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेंगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। रेंगुर मृदा जो होती है यह कपासी मृदा होती है। कौन सी मृदा? कपासी मृदा, जहाँ पर कपास को अधिक मात्रा में उपजाया जा सकता है, यानी कपास के उत्पादन के लिए उत्तम मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए उत्तम मिट्टी होती है, उत्तम मृदा। तो काली मिट्टी जो होती है इसे रेंगुर मृदा के नाम से या कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। और कपासी मृदा कपास उत्पादन के लिए उत्तम होती है। और मालवा के पठार का भाग है ये जो कपासी मृदा है ना, ये जो कपासी मृदा है ये मालवा के पठार का भाग है। मालवा के पठार का भाग है। मालवा के पठार का भाग है ये मृदा। कपासी मृदा यानी काली मृदा जो है ये मालवा के पठार का भाग है। तो बुंदेलखंड में एक प्रकार की घास पाई जाती है जिसे हम पलास नाम से जानते हैं। और उसके साथ ही साथ बुंदेलखंड में शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं। इसका विस्तार उत्तर में सोनपुरी की पहाड़ी से लेकर दक्षिण में रायगढ़ की पहाड़ी तक माना जाता है। रायगढ़ की पहाड़ी तक माना जाता है। बुंदेलखंड का नीस
बुंदेलखंड को बुंदेलखंड के नीच के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिम भाग में ये काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है, जिसे रेंगुर मृदा कहते हैं। रेंगुर मृदा कपासी मृदा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कपास उत्पादन के लिए उत्तम मृदा पाई जाती है और इसे मालवा के पठार का भाग माना जाता है या मालवा के पठार का ही भाग है। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु पर। हमने खत्म कर लिया उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु पर। उत्तर प्रदेश की जलवायु पर अपनी चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वो किस प्रकार की जलवायु है और यहाँ पर जो जलवायु पाई जा रही है वो कैसे और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है। तो हेडिंग डालेंगे या यहाँ पर टॉपिक को ही लिखेंगे, उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु, सारा संदर्भ उत्तर प्रदेश ही है। अपना जो पूरा का पूरा संदर्भ होगा ये उत्तर प्रदेश को ही लेकर हम चलेंगे, संदर्भित करेंगे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को। अपना जो संदर्भ लिया जाएगा वो होगा उत्तर प्रदेश। और इसकी जलवायु की अगर बात की जाए तो ये पड़ता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में पड़ता है? तो अपना जो प्रदेश है ये पड़ता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन है? ट्रॉपिकल जोन। अपना जो उत्तर प्रदेश है वो ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु मानी जाती है। मानसूनी जलवायु। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने के कारण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने के कारण प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और तापमान क्या होता है यहाँ पर? तापमान में किस प्रकार परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। तो तापमान जो होता है वो गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक सर्द यहाँ पर पड़ती है। गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी। गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्द। सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ की जो तापमान यहाँ का है वो कुछ इस प्रकार प्रभावित होता है कि गर्मियों में तापमान अधिक गर्म हो जाता है और सर्दियों में अधिक सर्द पड़ने लगती है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तापमान गर्मियों में अधिक गर्म हो जाता है और सर्दियों में अधिक सर्द यहाँ पर पड़ती है। कहाँ पर? तो अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर कितने? 2 जलवायु प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश में। 2 जलवायु प्रदेश हैं। 2 जलवायु प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश में। 2 जलवायु प्रदेश हैं। कौन कौन से? आर्द्र एवं तराई क्षेत्र। सबसे पहला है आर्द्र एवं, पहला कौन सा है? तो आर्द्र एवं तराई क्षेत्र। दूसरा है साधारण उष्ण प्रदेश। साधारण उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं तराई क्षेत्र। दूसरा है साधारण उष्ण प्रदेश। साधारण उष्ण प्रदेश में जो वार्षिक वर्षा दर है वो 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। कैसी? 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है साधारण प्रदेश में, जबकि 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है आर्द्र एवं तराई प्रदेश में। आर्द्र एवं तराई प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? तो 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। और साधारण उष्ण प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? तो 80 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा प्रत्येक वर्ष होती है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने के कारण यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है।
तापमान सर्दियों में अधिक सर्द और गर्मियों में अधिक गर्म 2 जलवायु प्रदेश हैं। साधारण उष्ण प्रदेश, आर्द्र एवं तराई क्षेत्र। 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसमें होती है और 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा इसमें होती है। इसमें हमें बस इतना ही पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इसके आगे हमें उत्तर प्रदेश की जलवायु में कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हम अब आगे देखते हैं प्रदेश की ऋतुएं। स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद अब देखते हैं प्रदेश की ऋतुएं। उत्तर प्रदेश की ऋतुओं के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ऋतु है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है और कौन कौन सी ऋतुएं पड़ती हैं। तो उत्तर प्रदेश की ऋतुएं, इस पर अब अपनी चर्चा होने वाली है कि उत्तर प्रदेश की जो ऋतु है वो 3 ऋतुएं हैं। उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली 3 ऋतुएं, 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो शीत या शरद ऋतु, शीत ऑब्लिक शरद ऋतु। दूसरा हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। नोट करते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आगामी यूपी SSC PET तथा अनेक वनडे एग्जाम यानी कि अनेक एक दिवसीय परीक्षा जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए जो भी उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराई जाती है परीक्षा, सभी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक या पूरा जो बैच चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, अलग से बैच चल रहा है, ये ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप सब इसको नोट करते हुए चलेंगे। जो अगली ऋतु आ रही है वो है वर्षा ऋतु। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पड़ती हैं, शीत या शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ये 3 प्रकार की ऋतुएं अपने प्रदेश में पड़ती हैं। शीत ऋतु या शरद ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक पड़ती है। ये ऋतु जो है वो पड़ती है अक्टूबर से फरवरी तक। अक्टूबर से फरवरी तक ये ऋतु पड़ती है प्रदेश में। अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु पड़ती है और उसके बाद मार्च से लेकर जून तक ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। मार्च से लेकर जून तक ग्रीष्म ऋतु पड़ती है और जो वर्षा ऋतु है वो जून से लेकर अक्टूबर तक होती है। जून से लेकर अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है। जून से लेकर अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक ठंड कब पड़ती है, अगर पूछा जाए प्रदेश में सर्वाधिक ठंड कब पड़ती है, तो उसका जो जवाब होगा वो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वाधिक ठंड जो पड़ती है, ठंड पड़ती है वो फरवरी में पड़ती है। कब पड़ती है, तो प्रदेश में सर्वाधिक ठंड फरवरी में पड़ती है। फरवरी में सर्वाधिक ठंड अपने प्रदेश में पड़ती है। यानी कि शीत ऋतु शरद ऋतु में जो सबसे अधिक ठंडी पड़ती है वो फरवरी में पड़ती है। और उत्तर से दक्षिण तापमान में बढ़ोतरी होती है। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण में जाने पर, उत्तर से दक्षिण में जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। यानी कि तापमान में बढ़ोतरी का मतलब है कि तापमान बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण में जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। और सबसे अधिक तापमान जब पड़ता है, यहाँ पर सबसे अधिक तापमान कब पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है शीत या शरद ऋतु में सबसे अधिक तापमान कितना होता है। तो शीत या शरद ऋतु में सबसे अधिक तापमान होता है 28.3 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान कितना होता है, 28.3 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कम तापमान, सबसे कम तापमान जो होता है वो पड़ता है -13। वो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 13.3 डिग्री सेल्सियस पड़ता है तापमान। सबसे अधिक तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस में नहीं ये प्लस में है कि सबसे कम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। और जो पर्वतीय भाग है, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में पर्वतीय भाग है उसमें देख लेते हैं कि मान लीजिए ये अगर पर्वतीय भाग है तो पश्चिम से जो तापमान होता है पश्चिम की तरफ वो 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है। तापमान में कितना अंतर आता है, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर। पर्वतीय भाग में तापमान पूरब से पश्चिम तक 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है।
और वर्षा जो होती है वो यहाँ पर होती है 7 से 10 सेंटीमीटर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। वर्षा होती है शीत ऋतु में, वर्षा 7 से 10 सेंटीमीटर किसके कारण होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस, 7 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो शीत ऋतु या शरद ऋतु अक्टूबर से लेकर फरवरी तक शीत या शरद ऋतु होती है। सर्वाधिक ठंड पड़ती है फरवरी में, सबसे यानी कि उत्तर से दक्षिण जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। सबसे अधिक तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस, और पर्वतीय भाग में जो तापमान का परिवर्तन होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और वार्षिक वर्षा, यहाँ पर वार्षिक वर्षा सिर्फ और सिर्फ शीत ऋतु में 7 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 7 से 10 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और जो ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च से जून तक पड़ती है। और सबसे गर्म महीने की बात की जाए, यहाँ पर सबसे गर्म महीने की बात की जाए तो वो होता है जून का महीना। सबसे गर्म महीना अगर प्रदेश में बात की जाए तो सबसे गर्म महीना होता है जून का महीना। यहाँ पर अधिकतम तापमान, सबसे अधिकतम तापमान यानी कि जो अधिक तापमान होता है वो सबसे अधिकतम तापमान कितना होता है? तो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान नापा गया है, 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक। और सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम तापमान की बात की जाए अगर, तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो सबसे गर्म महीना जून होता है ग्रीष्म ऋतु में। और यहाँ पर सबसे जो होता है वर्षा 7 से 10 सेंटीमीटर पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और सर्वाधिक ठंड फरवरी में पड़ती है। सबसे अधिक गर्म महीना जून का महीना माना जाता है। और बुंदेलखंड, जिसके अंतर्गत आगरा और झांसी आते हैं, बुंदेलखंड के 2 जिले कौन कौन? आगरा और झांसी। बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले 2 जिले आगरा और झांसी में सर्वाधिक गर्म क्षेत्र हैं। ये दोनों कौन क्या हैं? तो ये हैं सर्वाधिक गर्म क्षेत्र। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि जो बुंदेलखंड है इसके अंतर्गत आगरा और झांसी पड़ता है, ये सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक गर्मी यहीं पर पड़ती है, यह सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है। बरेली, सबसे कम तापमान बरेली में होता है। ग्रीष्म ऋतु में अगर बात की जाए कि सबसे कम तापमान तो कहाँ होता है? बरेली में सबसे कम तापमान होता है। सबसे कम तापमान बरेली में होता है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम तापमान कहाँ पर? बरेली में होता है। गर्म और शुष्क हवा यहाँ पर चलती है। यहाँ पर क्या चलती है? तो गर्म और शुष्क हवा, जिसे क्या कहा जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शुष्क हवाएं बहती हैं, जिसे लू के नाम से जाना जाता है। और सबसे कम तापमान बरेली में, सबसे अधिक तापमान आगरा और झांसी में। अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। और सबसे गर्म महीना जून होता है। मार्च से लेकर जून तक सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ये है ग्रीष्म ऋतु उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्षा ऋतु की। सबसे ज्यादा वर्षा कब होती है? तो यहाँ पर वर्षा ऋतु तो जून से अक्टूबर तक चलती है, लेकिन अगर बात की जाए सबसे ज्यादा वर्षा तो जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कब होती है? तो जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ग्रीष्म वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा जुलाई और अगस्त में होती है। और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के द्वारा, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के द्वारा
बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के द्वारा सबसे अधिक वर्षा जुलाई अगस्त में होती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के द्वारा। और यहाँ पर जो अधिकतम तापमान वर्षा ऋतु में होता है वो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है। 32 से 34 डिग्री सेल्सियस वर्षा ऋतु में अधिकतम तापमान होता है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान वर्षा डिग्री में, यानी कि वर्षा ऋतु में न्यूनतम तापमान आता है 25 डिग्री सेल्सियस और 75 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 75 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 75 से 80 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई अगस्त में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के द्वारा। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा कितनी होती है 75 से 80% वर्षा यहाँ पर लिखेंगे। जो पूरी बरसात 100% बरसात की 75 से 80% वर्षा ऋतु में ही होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में पड़ती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर पड़ती है तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितना सेंटीमीटर तो 187.7 सेंटीमीटर। आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं और उन जिलों के नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में 187.7 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा मथुरा में। सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। कितना सेंटीमीटर लगभग 50 से ही कुछ ज़्यादा 54.4 सेंटीमीटर। 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है मथुरा में वर्षा ऋतु में। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं कि शीत ऋतु या शरद ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। सर्वाधिक ठंड फरवरी में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। सबसे अधिक तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस। पर्वतीय भाग जो होता है वो पश्चिम की ओर 10 डिग्री सेल्सियस में तापमान में अंतर आता है। वर्षा होती है 7 से 10 सेंटीमीटर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ग्रीष्म ऋतु आती है अपनी मार्च से जून तक। सबसे गर्म महीना जून का माना जाता है। अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे कम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। बुंदेलखंड वाले भाग आगरा और झांसी में सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। बरेली सबसे कम तापमान होता है। गर्म और शुष्क हवा चलती है जिसे लू कहा जाता है। जून से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु मानी जाती है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई अगस्त में होती है बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के कारण। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और पूरे वर्षा की 75 से 80% वर्षा इसी वर्षा ऋतु में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है 187.7 सेंटीमीटर और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर वर्षा मथुरा में होती है। तो आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम आगे अब देखते हैं कि आगे का जो अपना टॉपिक है वो है मिट्टी। प्रदेश की मिट्टी जिसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। प्रदेश की मिट्टी को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उत्तर प्रदेश की मिट्टी। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आ रहा है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिए। जो कुछ भी करना है आप सब करते हुए चलिए। और वीडियो को शेयर करना तो ना भूलिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उतने ही अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो हम देखेंगे अब यहाँ पर जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रदेश की मिट्टी। क्या होगा? उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल में उत्तर प्रदेश की मिट्टी। उत्तर प्रदेश की मिट्टी पर अब चर्चा करना है, जो कि होगी अगले पार्ट में।
वीडियो के अगले पार्ट में उत्तर प्रदेश की मिट्टी पर चर्चा करेंगे। तो आई थिंक आप सबको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। जल्द ही टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप सबको पाठ्यक्रम दिया गया है उसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश की मिट्टी को लेकर, जिस पर चर्चा होगी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सबसे बस एक निवेदन है, एक चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करते रहिए। बस बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।